हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को विलियन चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस भाग में हम लोग तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। हेडिंग क्या है हमारा? तनु विलयनों, ठीक है, तनु विलयनों के अणुसंख्यक, ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, हेडिंग देख करके आपको कुछ चीजें पता चल रही होंगी कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अणुसंख्यक का अर्थ क्या है। अणुसंख्यक का अर्थ होता है अणुओं की संख्या से। अणुसंख्यक का अर्थ क्या होता है? अणुओं की संख्या। और अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब क्या हो जाएगा भैया? ऐसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। और अगर हम पूरे हेडिंग की बात करें, तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म, मतलब कि तनु विलयनों का ऐसा गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो बात क्लियर हो रहा होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तनु विलयनों के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं। तो अब हम लोग तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म की कहानी क्या है, उस कहानी को बोर्ड पर लिख लेते हैं। और उस कहानी से आपको जो बची कुची डाउट होगी अणुसंख्यक गुणधर्म से, वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। तो आइए देखते हैं कहानी क्या है। तो देखिए, कहानी ये कहती है कि तनु विलयनों का, ठीक है, तनु विलयनों का ऐसा गुण, तनु विलयनों का ऐसा गुण, ठीक है, जो विलयन में उपस्थित, ठीक है, विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या। भैया कणों की संख्या लिखो चाहे अणुओं की संख्या लिखो, दोनों बातें जो हैं यहां पर चल जाएंगी। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? कणों की संख्या, ठीक है, विलेय के कणों की संख्या, ठीक है, विलेय के कणों की संख्या तथा कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या के अनुपात, ठीक है, के अनुपात पर निर्भर करती है, ठीक है। मैंने क्या लिखा? तनु विलयनों का ऐसा गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या तथा कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करती है या करता है, ठीक है, निर्भर करता है, ठीक है। बात क्लियर है? क्या कहलाता है? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। अब तो बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि मतलब कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, ठीक है, ये तो बात एकदम क्लियर हो गई होगी अब। हाँ, तो इस कहानी को देखने के बाद तो एक बार इस कहानी को मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि मतलब इसका अर्थ ये है कि तनु विलयनों का ऐसा गुणधर्म जो किस पर निर्भर कर रहा है? उस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या और कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर कर रहा है। वो क्या कहलाएगा? आपका अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाएगा भैया। तो देखिए, मैंने यहां पर बहुत लोग के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये तनु क्या होता है। तो मैंने तनु के बारे में, सांद्र के बारे में पिछले क्लासेस में बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि तनु का मतलब यह हुआ कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अपेक्षाकृत मात्रा कम हो और जिसमें विलेय की अपेक्षाकृत मात्रा अधिक होती है उसको सांद्र बोलेंगे, और जिसमें विलेय की अपेक्षाकृत मात्रा कम होगी उसको तनु विलयन बोलेंगे। मतलब विलयन जो हो गए दो प्रकार के, एक सांद्र विलयन, एक तनु विलयन, ठीक। तो जो तनु होगा उसमें विलेय की अपेक्षाकृत मात्रा कम होगी,
जैसे कि 250 ग्राम जल में आपका 1 चम्मच चीनी घुला हुआ है और दूसरे 250 ग्राम जल में 5 चम्मच चीनी घुला हुआ है, तो जिसमें 1 चम्मच चीनी घुला हुआ है उस विलयन की जो सांद्रता है कम है तो उसको तनु विलयन बोल देंगे, और जिस 250 ग्राम जल में 5 चम्मच चीनी घुला हुआ है उसमें चीनी की मात्रा अधिक है तो उसकी सांद्रता वहां पर क्या हो गई, उस विलयन की अधिक हो गई, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वो विलयन क्या है, सांद्र विलयन है। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया है। आप लोग पिछले क्लासेस का वीडियो जो है आई बटन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्लियर हो रहा होगा। तो जो भैया ये याद रखिए कि तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म केवल और केवल विलेय के अणुओं की संख्या या विलेय के कणों की संख्या तथा विलयन के कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, और किस पर निर्भर नहीं करते हैं वो यहां पर आप देख लीजिए नोट में, आप इसको याद रखिए कि ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो किस पर निर्भर नहीं करते हैं, वो भैया विलेय के कणों की प्रकृति, विलेय के कणों की प्रकृति मतलब ध्रुवी है कि अध्रुवी है, समझ रहे हो कि बात को, कि ध्रुवी नेचर का है कि अध्रुवी नेचर का है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, किसको, अणुसंख्यक गुणधर्म को। तो विलेय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है, हाँ कौन नहीं करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो नोट में आप इस चीज को याद रखिएगा कि विलेय के कणों की प्रकृति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करते, कौन, अणुसंख्यक गुणधर्म। बात क्लियर है। तो देखिए जो तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म हैं वो कुल कितने हैं, कुल 4 हैं। कुल कितने हैं भैया, 4 हैं। कौन कौन से हैं आइए यहां पर देखेंगे। तो पहले यहां पर लिख लेते हैं कि अणुसंख्यक ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म निम्न 4 हैं, निम्न 4 है। कौन कौन से हैं, नंबर 1 शुरुआत करते हैं। नंबर 1 जो है कहलाता है विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कहलाता है, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, बात क्लियर है। अब नंबर 2 क्या कहलाता है भैया, नंबर 2 जो है वो कहलाता है विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। नंबर 2 क्या कहलाता है, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, उन्नयन। और नंबर 3 क्या है भैया, नंबर 3 क्या है आइए उसे भी देख लें। तो नंबर 3 जो है वो कहलाता है विलायक के हिमांक में अवनमन। क्या कहलाता है, विलायक के हिमांक में अवनमन। ठीक है, विलायक के हिमांक में अवनमन। और नंबर 4 और अंतिम वाला जो है वो कौन सा है भैया, वो जो है वो कहलाता है विलायक का परासरण दाब। क्या कहलाता है, विलायक का परासरण दाब। ठीक है, तो ये जो 4 हैं ये क्या है, आपके तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। ये चारों के चारों क्या हैं, तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। और हर एक के बारे में हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग नंबर 1 विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो भैया यहां पर एक शब्द है अवनमन और एक शब्द है उन्नयन। इसका भी मतलब आप लोग जान लो। अवनमन का मतलब होता है जब किसी के मान में कमी होती है तो हम बोलते हैं कि उसके मान में अवनमन हो रहा है, और जब किसी के मान में वृद्धि होती है तो हम क्या बोलते हैं, उसके मान में वृद्धि हो रही है या उन्नयन हो रहा है। तो यहां पर विलायक के क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, मतलब उसमें वृद्धि हो रही है, उसके बारे में पढ़ना है। यहां पर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन मतलब वाष्प दाब के मान में कमी हो रही है,
उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहां पर हिमांक में अवनमन, हिमांक के मान में कमी हो रही है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात क्लियर हो रहा होगा आपको इन चारों अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो आइए पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, और हेडिंग क्या है हमारा? विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो हेडिंग यहां पर क्या है हमारा? नंबर 1, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यहां हेडिंग आपका हो जाएगा विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बात क्लियर है? अवनमन, ठीक है। तो हमारा हेडिंग यहां पर हो गया इस प्रकार से, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए, विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को समझने से पहले हमें एक फोटो को समझना होगा, क्योंकि वही फोटो हमें इस टॉपिक को समझने में बहुत मदद करने वाला है। तो आइए देखते हैं कि वो फोटो क्या है। तो एक फोटो हम लोग क्या बनाएंगे कि एक फोटो है और उसमें एक बंद पात्र है, पात्र या फिर कह लीजिए एक बर्तन है, बंद बर्तन है। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक बंद पात्र है, या फिर कह लेते हैं हम कि हमारे पास एक बंद बर्तन है। कुछ इस प्रकार से आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? इस प्रकार से एक बर्तन है, एक पात्र है हमारे पास, और इस बर्तन में शुद्ध विलायक रखा हुआ है। और वो शुद्ध विलायक कैसा है? वाष्पशील है, शुद्ध विलायक। ठीक, शुद्ध विलायक कैसा है ये भैया? ये शुद्ध विलायक वाष्पशील है। कहने का अर्थ ये है, अगर इस विलायक के ताप में वृद्धि की जाए तो इसके विलायक के जो कण होंगे, अणु होंगे, उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और वो सतह को छोड़ करके वाष्प अवस्था में सतह के ऊपर रिक्त स्थान में क्या करने लगेंगे? अनियमित गति करने लगेंगे। तो ये शुद्ध विलायक इसमें भरा हुआ है, और ये शुद्ध विलायक कैसा है भैया? वाष्पशील द्रव है, या कह लीजिए वाष्पशील है। ठीक है, जैसे कि जल, अगर सरल सा उदाहरण हम लें तो जल क्या है? एक वाष्पशील द्रव है। उसका ताप आप बढ़ाते हो तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और उस उस सतह को छोड़ करके उनके अणु क्या होते हैं? ऊपर वाले भाग में अनियमित गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक के सतह पर जो होगा वो विलायक के अणु मौजूद होंगे। तो सतह पर विलायक के अणुओं को फोटो में मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो किसी निश्चित ताप पर क्या होगा कि इसके सतह से कुछ अणु वाष्प अवस्था में बर्तन के उस भाग में चले जाएंगे जहां पर क्या है? खाली स्थान है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से वे अणु वाष्प अवस्था में अनियमित गति करेंगे और बर्तन की दीवारों से लगातार टकराएंगे, और जब लगातार टकराएंगे तो बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करेंगे। तो इनके द्वारा क्या होगा? यहां पर वाष्प दाब होगा। तो फोटो ए में आपका ये दिखाया गया है, फोटो ए है ये। ठीक, अब फोटो बी बनाते हैं। फोटो बी क्या है? उसमें भी एक ठीक ऐसा ही बंद पात्र है। ठीक, फोटो ए जैसा ही फोटो बी में भी क्या है? एक बंद पात्र है। तो यहां पर उस बंद पात्र को हम लोग क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा बंद पात्र हो गया। अब इसमें क्या है? इसमें विलेय है और प्लस विलायक है। विलेय भी है और क्या है? विलायक भी है। ठीक है, विलायक वही है जो इसमें है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है? वो है आपका विलेय। और विलेय कैसा है? विलेय आपका जो है ये है ठोस अवाष्पशील। ठीक है, कैसा है? ठोस है और अवाष्पशील है। ठीक, ठोस है और कैसा है? अवाष्पशील है। विलायक क्या है भैया? ये द्रव है और वाष्पशील है। बात क्लियर है? जो फोटो ए में विलायक था वही फोटो बी में भी विलायक है। बस इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है कि एक विलेय है जो कि अवाष्पशील ठोस है। ठीक है,
बात क्लियर हो रहा होगा। ठीक, जैसे कि विलेय के जगह पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि चीनी, चीनी क्या है आपका, ठोस भी है और अवाष्पशील है। मतलब उसको गर्म करने पर क्या होगा कि उसके जो अणु होंगे वो वाष्प अवस्था में नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस विलयन, ये बन क्या गया, विलेय प्लस विलायक बन क्या गया, विलयन बन गया। तो इस विलयन के सतह पर आपका विलेय के भी अणु मौजूद होंगे और विलायक के भी अणु मौजूद होंगे। ठीक है, तो दोनों के अणु मौजूद होंगे, तो हमें दोनों के अणुओं को यहां पर क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो नीले रंग से है, नीले रंग से क्या है आपका विलायक का अणु था, इसमें भी नीले रंग से विलायक के अणु हैं। और जो काले रंग से है वो क्या है भैया आपका, वो आपका जो है विलेय के अणु हैं। तो विलेय क्या है, अवाष्पशील है। तो किसी निश्चित ताप पर जब आप इसको गर्म करते हो तो केवल और केवल वाष्प अवस्था में कौन बदलेगा, केवल विलायक के अणु बदलेंगे। तो यहां पर विलायक के अणु ही होंगे, विलेय के अणु नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अवाष्पशील है। तो भैया देखिए कि यहां पर सतह पर कुल का कुल क्या था, विलायक के अणु थे, तो अधिक से अधिक मात्रा में वो वाष्पित हो रहे थे किसी निश्चित ताप पर, और उनके अणुओं की जो यहां पर सांद्रता है या कह लीजिए जो मात्रा है वो क्या है, अधिक है। और यहां पर देखिए कि सतह पर विलेय के भी अणु हैं और विलायक के भी अणु हैं, और चूंकि विलेय जो है अवाष्पशील है वो तो वाष्प अवस्था में जाएगा नहीं, तो केवल और केवल कौन वाष्प अवस्था में जाएगा, विलायक के अणु जाएंगे। अब क्या है कि यहां पर सतह पर कम मात्रा में विलायक के अणु हैं, तो जिस कारण यहां पर वाष्प अवस्था में जो वाष्पित हुए अणुओं की संख्या होगी वो फोटो ए की अपेक्षा में फोटो बी में कम होगी। यहां पर देखिए मैंने 1 2 3 4 ही दिखाया है, यहां पर 4 से अधिक दिखाया है, तो ये क्या है भैया आपका फोटो बी है। ठीक, तो अब देखिए आपका क्या है कि यहां पर जब अणुओं की संख्या कम है वाष्प अवस्था में, तो इनके द्वारा बर्तन की दीवारों पर जो आरोपित दाब होगा वो यहां की अपेक्षा यहां क्या होगा, कम होगा। यहां पर वाष्प दाब अधिक होगा, यहां पर वाष्प दाब कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शुद्ध विलायक में अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ आप घोल देते हो तो उस विलायक का जो वाष्प दाब होता है, उस विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो क्या हो जाता है, पहले की अपेक्षा घट जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन नहीं, वाष्प दाब का अवनमन। आपेक्षिक अवनमन को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हम केवल और केवल क्या बता रहे हैं आपको, वाष्प दाब का अवनमन। मतलब कि जब आप शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हो तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। यही कहलाता है आपका क्या, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, तो बात क्लियर हो रहा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन की गणना करने वाले हैं। तो पहले इस फोटो को मिटा लेते हैं, उसके बाद हम उस टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो आइए फोटो को मिटा लेते हैं हम लोग। विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन को समझने के लिए हमें कुछ चीजें माननी होंगी। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है और उस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस पदार्थ घोल दिया गया है और इस प्रकार एक विलयन प्राप्त होता है। और उस विलयन का जो वाष्प दाब है उसको हम क्या मान लेते हैं, यहां पर देखिए विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब हम कितना मान लेते हैं, P1। कितना मान लेते हैं, P1। और जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम क्या मानते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को हम P1 नॉट मान लेते हैं। और उसके बाद हम और क्या मानते हैं, तथा विलयन में उपस्थित जो वाष्पशील विलायक है उसके मोल अंश को हम x1 मान लेते हैं। ठीक है, विलयन में उपस्थित, यहां पर क्या लिखेंगे, विलयन में उपस्थित। ठीक है, विलयन में उपस्थित वाष्पशील, ठीक है, वाष्पशील विलायक का मूल अंश
कितना मैंने मान लिया, x1। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो कि एक विलयन है, उस विलयन में क्या क्या है, अवाष्पशील ठोस है और वाष्पशील विलायक है। तो बने हुए विलयन का जो वाष्प दाब है वो P1 है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट है। और उस विलयन में जो उपस्थित है विलायक, उस विलायक का मोल अंश कितना है, x1 है। तो इन तीनों में जो संबंध है, ठीक है, में संबंध, ठीक है, बात क्लियर है। इन तीनों में जो संबंध है, संबंध क्या है, निम्न है। ठीक है, और वो संबंध कहां से मिलता है हमको, राउल्ट के नियम से मिलता है। कहां से मिलता है, राउल्ट के नियम से मिलता है। और राउल्ट के नियम को भी मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ा दिया है, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जाकर उसका लिंक देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं राउल्ट के नियम से। क्या लिखते हैं, राउल्ट के नियम से। ठीक, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है भैया, राउल्ट का नियम यह कहता है कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, विलयन में जो वाष्पशील अवयव है उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। तो विलयन का वाष्प दाब कितना है, P1 है, और जो विलयन में जो वाष्पशील अवयव है वो विलायक है और उसका मोल अंश कितना है, x1। तो उसके समानुपाती हो गया। तो जब यहां से समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक नियतांक जुड़ेगा और वो क्या होगा, P1 नॉट। और P1 नॉट क्या है, ऊपर देख लीजिए, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो हमें जो संबंध मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, P1 बराबर P1 नॉट x1 के बराबर मिल जाएगा। ये संबंध इन तीनों में, किसमें किसमें, P1 में, P1 नॉट में और x1 में, ये संबंध हमें मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो वाष्प दाब के मान में अवनमन हुआ है वो कितना है। तो वाष्प दाब के मान में अवनमन को हम यहां क्या लिखेंगे, इस प्रकार से, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, अवनमन, बात क्लियर है। तो उसको हम किससे दिखा रहे हैं, डेल्टा P से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं, डेल्टा P से। तो भैया कौन सा है आपका अधिक वाला, विलायक का वाष्प दाब अधिक है और विलयन का वाष्प दाब कम है। तो P1 नॉट माइनस P1, इतना ही तो मान में कमी आई। डेल्टा P जो होगा P1 नॉट माइनस P1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से डेल्टा P बराबर P1 नॉट माइनस P1 का मान ऊपर से देख लो कितना है, P1 नॉट x1 है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, P1 नॉट कॉमन ले लिए, 1 माइनस x1। और हमारा विलयन कैसा है, द्विअंगी विलयन है, एक विलेय है और एक विलायक है। तो द्विअंगी विलयनों के लिए दोनों अवयवों का जो मोल अंश का योग होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो चूंकि यहां पर इस प्रकार लिखेंगे कि चूंकि x1 प्लस x2 बराबर 1, ठीक है, x1 क्या है भैया, विलायक का मोल अंश है, और x2 क्या है, यहां पर आप देखिए x2 जो है विलेय का मूल अंश है। किसका है, विलेय का मूल अंश। बात क्लियर है, विलेय का मूल अंश है। बहुत ही आसान सा है। तो इस प्रकार से जो यहां से x1 बराबर हमें क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आप जब पक्षांतर करते हो तो x2 बराबर 1 माइनस x1 आ जाता है, ये आता है। ठीक है, और यही मान उठा करके जब हम इसमें रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेल्टा P बराबर आपका क्या हो जाएगा, P1 नॉट x2 के बराबर हो जाएगा। P1 नॉट x2 के बराबर हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, वाष्प दाब में अवनमन। ये क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन हम लोगों को गणना क्या करना है, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए विलायक के वाष्प दाब में, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये क्या होता है, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो क्या होता है, डेल्टा P बाई P1 नॉट को हम क्या बोलते हैं, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P बटे P1 नॉट। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो, डेल्टा P बाई P1 नॉट आपका क्या है, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
या फिर हम उसी को कैसे लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा P का मान ये है, आप यहां पर देखिए डेल्टा P बराबर कितना है आपका P1 नॉट माइनस P1, तो वही डेल्टा P के स्थान पर रख दिया है मैंने। तो यही क्या कहलाता है आपका, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। बात क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोग इसी की गणना करनी है। तो आगे यहां पर देखिए, हम क्या लिखते हैं, डेल्टा P बटे P1 नॉट, या फिर इसी को क्या लिखेंगे, P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट बराबर, ठीक है, बराबर आपका देखिए डेल्टा P का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, P1 नॉट x2, तो यहां पर हम लिखिए P1 नॉट x2 बटे P1 नॉट। ठीक, तो कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहां से, डेल्टा P बटे P1 नॉट बराबर P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट बराबर हमें क्या मिलेगा, x2। मतलब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर आ गया, उस विलयन में उपस्थित अवाष्पशील ठोस के मोल अंश के बराबर आ गया। बात क्लियर है कि नहीं। और मोल अंश क्या होता है भैया, विलेय के मोलों की संख्या बटे, यहां पर ये किसका मोल अंश है, विलेय का मोल अंश है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयव के मोलों की संख्या, यही तो होती है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म हुआ कि नहीं, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है। मोलों की संख्या आखिर में है क्या, वो अणुओं की ही संख्या तो है। तो इस प्रकार आप यहां देख सकते हो कि विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखिए अब उसके आगे हमें पता है, चूंकि x2 जो है मोल अंश है, किसका भैया मोल अंश है, विलेय का, तो N2 बटे N1 प्लस N2 हम लिख सकते हैं। और यहां पर N2 क्या है, यहां पर N2 जो है आपका विलेय का मोल है, विलेय का मोल, ठीक। और आपका N1 क्या है भैया, N1 क्या है, विलायक का मोल है, ठीक है, विलायक का मोल है। ये तो बात क्लियर है यहां से, ठीक। x2 बराबर क्या होगा, यानी जो विलेय का मोल अंश होगा वो बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। ये सूत्र हमें पहले से पता है, ठीक है। और यही मान हम क्या कर देते हैं, ऊपर रख देते हैं, तो हमें मिलता है डेल्टा P बटे P1 नॉट बराबर P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट बराबर N2 बटे N1 प्लस N2। अब देखिए, चूंकि ये तनु विलयन है, तो तनु विलयन में जो विलेय की अपेक्षाकृत मात्रा होती है बहुत कम होती है, इसीलिए जो विलेय का मोल अंश, विलेय के मोलों की संख्या होगी वो विलायक के मोलों की संख्या में बहुत कम होगी। तो यहां पर लिखेंगे N2 का मान बहुत छोटा है N1 से, इसीलिए हम लोग N2 के मान को यहां से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा P बटे P1 नॉट बराबर P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट बराबर N2 बटे N1। इस प्रकार से मिल जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे इस सूत्र को थोड़ा और सरल बनाएंगे, अपने अंकित प्रश्न के अनुसार उपयोगी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको और सरल कैसे करते हैं। तो उसको सरल करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर जगह बना लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां पर हम लोग जगह बना लेते हैं, इतना, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, डेल्टा P बटे P1 नॉट बराबर P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट बराबर, यहां पर N2 है, यानी विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं, विलेय का दिया गया भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। W2 क्या है भैया आपका, W2 है विलेय का दिया गया भार, और M2 क्या है भैया, M2 जो है आपका विलेय का मोलर द्रव्यमान बटे नीचे N1 है, तो यहां पर लिखेंगे विलायक का दिया गया भार बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो यही चीज हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, W2 बटे W1 इंटू M1 बटे M2। तो इसी सूत्र को हम लोग थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख लें, डेल्टा P बटे
P1 नॉट बराबर P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट बराबर W2 इंटू M1 बटे W1 इंटू M2। ठीक है, तो ये हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए सूत्र आ जाता है। यहां पर आप देख लीजिए कि W2 क्या है हमारा, ये है विलेय का दिया गया भार या विलेय का भार केवल लिख सकते हो आप। ठीक है, और W1 क्या है, विलायक का भार है। W1 क्या है, विलायक का भार है। और आपका जो M1 है वो क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान है। विलायक का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और उसके बाद आपका जो M2 है, M2 क्या है आपका, ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है। क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है। ठीक, तो इस सूत्र में इतनी सारी चीजें हैं और इस सूत्र का उपयोग हम लोग किसी अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए करेंगे। मतलब कि यहां पर M2 का मान निकालने के लिए। अधिकांश आंकिक प्रश्नों में आप देखोगे कि वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन दिया रहेगा, विलेय का भार दिया रहेगा, विलायक का भार दिया रहेगा और विलायक का मोलर द्रव्यमान दिया रहेगा। और आपसे पूछेगा कि भैया जो अवाष्पशील ठोस घोला गया है उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो बात क्लियर है। अब हम लोग इसी पर एक आंकिक प्रश्न कर लेते हैं। तो इस टॉपिक से जो थोड़ा बहुत डाउट आपके दिमाग में रह गया होगा वो भी एकदम गायब हो जाएगा। तो आइए एक आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक आंकिक प्रश्न बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इस आंकिक प्रश्न में हमें विलयन में जो घोला गया अवाष्पशील ठोस पदार्थ है उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान सा है, सब कुछ दिया हुआ है, उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। तो यहां पर क्या क्या दिया है आइए देख लेते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, और बेंजीन क्या है यहां पर, विलायक है। तो जो शुद्ध आपका विलायक है, विलायक, और विलायक क्या है यहां पर, बेंजीन है। क्या है भैया, बेंजीन। ठीक है, इसका जो वाष्प दाब है वो हमें दिया है। वाष्प दाब क्या है, दिया हुआ है। और वाष्प दाब को जो शुद्ध का है उसको हम किससे दिखाते हैं, P1 नॉट से। तो P1 नॉट बराबर देखिए कितना है, 0.850 बार। ठीक, अब क्या है कि देखिए यहां पर जो दूसरा चीज दिया है वो 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस, यानी यहां पर दिया हुआ है कि जो आपका विलेय है, क्या है, विलेय का भार दिया हुआ है। विलेय का भार, इसको हम W2 से दिखाते हैं, 0.5 ग्राम। ठीक, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो ये क्या है भैया, विलायक का भार है। और विलायक क्या है, बेंजीन है, ये तो पता ही है। विलायक का भार, और वो कितना है, W1 कितना है आपका, 39.0 ग्राम है। ठीक, और अगला क्या दिया हुआ है आपका, विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन के वाष्प दाब को हम लोग किससे दिखा रहे थे, P1 से। विलयन का वाष्प दाब, इतनी सारी चीजें हमें दी हुई है। ठीक है, कितना दिया है, 0.845 बार। इतनी सारी चीजें हमें यहां पर दी हुई है। और क्या पूछ रहा है, मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। किसका, आपका जो उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला गया है। तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा पहले उसे भी निकाल लीजिए। तो यहां पर जो विलायक है, विलायक, और वो विलायक क्या है, बेंजीन है। और बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान, इसको हम किससे दिखाएंगे, कैपिटल M1 से दिखाएंगे। और ये कितना होगा, पहले आपको पता होना चाहिए बेंजीन का फार्मूला C6H6। तो 6 आपके कार्बन के परमाणु हैं, तो यहां 12 × 6
और धन 6 आपके हाइड्रोजन के हैं, तो 1 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा 78 ग्राम प्रति मोल। ये हो जाएगा मोलर द्रव्यमान किसका, आपका विलायक का। तो सूत्र हमारे पास क्या है, आइए यहां पर देखते हैं। सूत्र हमारे पास है आपका डेल्टा P बटे P1 नॉट बराबर, या इसी को क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट बराबर, क्या चीज हमें मिला था, यहां पर हमें मिला था W2 विलायक का भार, ठीक है, इंटू M1 बटे W1 इंटू M2, ठीक है। ये सब पता ही है कि W1 क्या है, ये विलायक का भार है, M1 क्या है, विलायक का जो मोलर द्रव्यमान है, M2 क्या है, और हमें ज्ञात करना है विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग ये जो मान दिए हुए हैं उस समीकरण में रख लेते हैं। तो P1 नॉट का मान देखिए कितना है, 0.850 माइनस P1 का मान कितना है, P1 का मान यहां पर 0.845 बटे में P1 नॉट का मान फिर से लिखना है यहां पर, ठीक है, बराबर आपका W2 का मान कितना है, 0.5 है, तो 0.5 इंटू M1 का मान कितना है, M1 का मान 78 हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, बटे W1 का मान कितना है, देखिए यहां पर 39 ग्राम है, और इंटू आपका M2 का मान निकालना है। तो M2 को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, देखिएगा 0.005 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 78, और यहां पर जो घटाया मान वो नीचे चला गया, तो 39 गुणे 0.005 इतना हो गया, और ये मान ऊपर चला गया, तो यहां पर 0.850 इतना आ जाता है। अब जब आप इसको हल करते हो तो M2 का मान आपका 170 ग्राम प्रति मोल, 170 ग्राम प्रति मोल आ जाता है। तो जो अवाष्पशील ठोस घोला गया था उसका मोलर द्रव्यमान कितना आ जाता है, 170 ग्राम प्रति मोल। तो इस प्रकार से हम लोग जो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है उसको पूरी तरीके से समझ लेते हैं। अगर आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।